जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मज़ा भी आएगा। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चैप्टर 1 हमारा खत्म हो चुका है। क्लास 10 इतिहास का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वो चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम लोग एक दूसरे मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और वो चैप्टर आपका क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। यानी कि आप देखोगे तो हिस्ट्री का चैप्टर 2 है आपका भारत में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एसएसटी का जो हिस्ट्री का जो पार्ट है इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर चाहिए और अगर आपको लग रहा है कि आपको एसएसटी में 98% से ज़्यादा आपको नंबर लाना है तो मेरे बताए गए हर एक वीडियो को देखें और अच्छे से क्या करें, उनका अनुसरण करें। तो बात करेंगे हम लोग चैप्टर को, और चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पे हम लोग बात करेंगे और आपका लगातार वीडियो चलता रहेगा। और आपको यह भी पता है कि क्लास 10 का अगर मैं बात करूं तो मैथ चल रहा है, मैथ आपका सूरज सर ले रहा है। मैथ में आपको पता होगा कि चैप्टर 1 खत्म हो चुका है और अभी सूरज सर जो है डायरेक्ट 8वां जो चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति और जो ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज जो आपका चैप्टर उसमें सूरज सर वीडियो ले रहे हैं। वहीं अगर आप देखोगे ज्योग्राफी का तो ज्योग्राफी का चैप्टर 1 आपका कंप्लीट है और चैप्टर 2 भी लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 90% आपका चैप्टर 2 कंप्लीट है। और आप हिस्ट्री का बात करोगे तो हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आप चैप्टर 2 पे हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो अभी आप देखोगे, अगर मैं बात करूं आगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे परिचय लिखा हुआ, यानी कि हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अगर आप चैप्टर का नाम देखोगे तो चैप्टर का नाम क्या है? भारत में क्या है आपका? भारत में राष्ट्रवाद। क्या है आपका? भारत में राष्ट्रवाद। तो अब बात यह रहा कि राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है। तो अगर आपने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का चैप्टर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी क्षेत्र विशेष पर एक ऐसी विचारधारा का उमड़ कर आगे आना जिसके अंतर्गत लोगों की मन की इच्छा होगी कि हम लोग क्या है? स्वतंत्र हैं। हम लोग क्या है? स्वतंत्र, यानी कि हम लोग क्या है? आज़ाद है। और हर एक क्षेत्र में राष्ट्रवादी की जो भावना था उसका मायने अलग अलग था, जो कि हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन अगर आप देखोगे राष्ट्रवाद के बारे में तो यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही पूरे विश्व में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। दैट मीन्स जो अलग अलग, अब मान लो कि भारत का देखोगे तो जिस समय राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके 10 मतलब जाएंगे, अगर 50-60 साल पीछे जाएंगे तो भारत के अलग अलग राज्य जो थे, जो कि प्रांत में बना हुआ था, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि भारत के अंदर बहुत सारे राजा महाराजे क्या करते थे? भारत पे शासन करने का काम करते थे। यानी कि भारत के अंतर्गत बहुत ज़्यादा क्या था? आपका प्रांत बना हुआ था। तो राष्ट्र राज्य का मतलब क्या है कि अलग अलग जो भी आपके खंडित प्रांत हैं उनको जोड़कर एक राज्य बनाना। जैसे हम लोगों ने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा, जैसे हम लोगों ने इटली का एकीकरण पढ़ा, तो उसी तरह अलग अलग राष्ट्रों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाना ही क्या कहलाया माय डियर फ्रेंड? आपका, तो मैं बोलूँगा आपका राष्ट्र राज्य कहलाया, यानी कि राष्ट्रों को जोड़ना। अब जब हम लोगों ने आंसर टनल के बारे में पढ़ा था तो उसमें भी हम लोगों ने राष्ट्र राज्य क्या है या आंसर टनल का राष्ट्र क्या है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्यान से। तो अगर आप देखोगे कि भारत में जो राष्ट्रवादी भावना का जो प्रसार हुआ तो इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? तो यूरोप में जो आधुनिक राष्ट्रवाद की जो क्रांति या मैं बोलूँगा जो विचारधारा फैली उससे कहीं ना कहीं पूरे विश्व में, यूं कहूँ भारत समेत अन्य बाकी देशों में राष्ट्र राज्य का, यानी कि अलग अलग प्रांतों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाने की जो विचारधारा है वो सामने देखने के लिए मिला। अब अगर बात किया जाए तो इस राष्ट्र राज्य के उदय के कारण लोगों को इस विचारधारा के प्रति समझ जो है बदल गया। क्योंकि मैंने क्या बोला पहले आपको कि राष्ट्रवाद का जो विचारधारा है लोगों के लिए अलग अलग तरह का होता था। जैसे अगर कोई राजा राष्ट्रवाद का प्रचार कर रहा है तो उसका मतलब क्या था कि किसी भी क्षेत्र में अगर एक राजा राष्ट्रवाद का प्रचार कर रहा है तो यानी कि राजा के हित के अनुसार काम होगा। अगर एक जनता का कोई नागरिक विशेष समूह अगर राष्ट्रवाद का मैं बोलूँगा कि प्रचार कर रहा है तो उसका मतलब आज़ादी होगा। अगर किसान राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार कर रहा है तो किसान का मायने होगा कि मेरा जो लगान है,
मेरी जो खेत में ली जाने वाली कर है, उत्पादन जो कर है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग था। लेकिन जब ये राष्ट्र राज्य का उदय हुआ तो उसके बाद लोगों को समझ में आया कि आखिर राष्ट्र राज्य का या राष्ट्रवाद का सही मतलब क्या होगा। तो जब ये विचारधारा आया तो इस विचारधारा के कारण बहुत सारे चीज़ों का बदलाव जो है आपको देखने के लिए मिला। तो अब सवाल ये रहा कि सर क्या बदलाव था। तो देखो, बदलाव नंबर 1 का मैं बात करूंगा तो वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है। यानी कि मैं बोलूंगा कि राष्ट्र क्या है, यानी कि वे कौन है, और राष्ट्र की क्या परिभाषा हो सकता है। इन सभी विचारों के बारे में लोगों ने जानना सही शुरू किया। साथ ही लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। जब लोगों को पता चला कि आखिर भाई राष्ट्र क्या है और राष्ट्र की क्या पहचान हो सकती है, राष्ट्र कैसे बनता है, तो साथ ही साथ लोगों के मन में उसके प्रति जो है लगाव जो है बढ़ने लगा। जैसे अगर मैं बात करूंगा कि आपके घर में कोई मेहमान आता है और आप मान लो कि आप उसको नहीं पहचानते हो, लेकिन जैसे ही आपके मम्मी या आपके जो पापा होते हैं आपको बताते हैं कि ये जो आदमी आया है ना, ये आदमी तुम्हारा हो सकता है मामा लगेगा, चाचा लगेगा, या जो भी कुछ होगा। अगर आपका शादी होगा तो हो सकता है आपका ससुर भी लग सकता है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जो आदमी आपके घर में आया, जब आपको बता दिया जाता है कि वो आपका क्या लगेगा, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से आपका डर टूट जाता है। और डर टूटने के बाद क्या होता है कि आपका उसके साथ लगाव शुरू हो जाता है और आप उसके साथ बोल पाते हो, बैठ पाते हो, खा पाते हो, सब कुछ कर पाते हो। तो उसी तरह जब लोगों को पता चला कि राष्ट्रवाद का क्या रूप है और राष्ट्रवाद से क्या चीजें हो सकती हैं, हमें क्या मिल सकता है, तो साथ ही लोगों के मन में जो राष्ट्रवादी भावना के प्रति जो अलग अलग विचारधारा था, जो अलग अलग बातें थी, उनका जो है भाव जो है एक जगह सिमट कर आ गया। अब बात कीजिएगा आगे। तो जब ये विचारधारा लोगों के पास से होते हुए जब राष्ट्रों में, या मैं बोलूंगा कि जब अलग अलग प्रांतों में फैला, या मैं बोलूंगा पूरे विश्व में जब फैला, तो लोगों के मन में तो ये तो बात पता चला गया कि आखिर ये है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, राष्ट्र क्या हो सकता है। देखो, आप बात को समझिएगा कि यहाँ पे परिभाषा वाली बात क्यों आती है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आप कोई भी एक परिभाषा, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि जिसका 4 भुजा होगा वो आपका चतुर्भुज होगा। तो ये परिभाषा ही आपको उसका आकृति, उसका स्वभाव, उसका रंग आपको बता देता है। तो उसी तरह जब किसी राष्ट्र की परिभाषा सामने आई, जैसे हम लोगों ने देखा, अंशटन ने बोला कि राष्ट्र जो होता है लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, जिसमें गौरवशाली अतीत का होना और क्या बोलते हैं वीर पुरुषों का होना, ये सारी चीज लाजमी होती हैं। तो जब राष्ट्र की परिभाषा लोगों के मन में सामने आई तो लोगों को पता चला कि वास्तव में राष्ट्र होता क्या है, और उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो राष्ट्रवादी भावना के या जो राष्ट्रवाद होने से क्या खराबी हो सकता है, क्या अच्छाई हो सकता है, और जो तमाम चीजें जब सामने आई लोगों के मन में, तो राष्ट्रवादी भावना के प्रति इनकी जागरूकता बढ़ गई। तो इससे क्या हो गया कि लोगों ने नए नए प्रतीकों का, नए नए चिन्हों का, नए नए गीतों का और नए नए विचारों को के संपर्क में आकर इन सारे चीजों का स्थापना करना शुरू किया। जैसे आप लोगों ने देखा था कि नेपोलियन ने अपने शासन वाले राष्ट्र को ज्यादा कुशल बनाने के लिए क्या क्या परिवर्तन किया। तो हम लोगों ने देखा कि स्तुतियाँ लिखी गई, गुणगान किया गया, शपथें ली गई। तो ये जो सारी चीजें हम लोगों ने देखा। तो जब भारत में राष्ट्रवादी प्रतीक आया, राष्ट्रवादी विचारधारा जब सामने आया, तो लोगों ने क्या किया कि नए नए प्रतीक बनाए। जो पुराने चीजें उनको ठुकरा दिया गया, नए नए चीजों को लिया गया, नए नए चिन्हों को चुना गया, नए नए गीतें गाई गई, और नए नए विचारों के संपर्क के साथ इन्होंने क्या किया, अपना संपर्क स्थापित करने का काम किया, और उसको आगे ले जाने का क्या करते हैं ये लोग काम करते हैं। साथ ही देखोगे तो समुदायों की, देखोगे समुदायों को दोबारा परिभाषित किया गया कि आखिर समुदाय क्या होगा और उसकी क्या वास्तविकता हो सकती है। इन सारी चीजों को क्या किया गया, दोबारा परिभाषित किया गया। तो कभी पूछेगा बताइए राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण क्या क्या बदलाव आई, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहला बदलाव वे कौन है, उनकी पहचान किस बात पर है, इसको परिभाषित किया गया। साथ ही लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा हुआ, और नए प्रतीकों, नए चिन्हों, नए गीतों और विचारों का क्या हुआ, संपर्क स्थापित हुआ, और समुदाय की सीमाओं को दोबारा क्या किया गया, परिभाषित किया गया कि आखिर एक समुदाय है तो उसका क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, उसका क्या दायरा होना चाहिए। अब गौर कीजिएगा आगे अगला कि आप यहाँ पे देखोगे एक आपको पॉइंट मिलेगा कि ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय
पहचान का निर्माण एक लंबी प्रयास से हुआ है। आप जैसे आप भारत में देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आती है और यहाँ पे अपना राज्य काज संभालना शुरू करती है और धीरे धीरे अपना विस्तार करता है। और 16 से आने के बाद 1900 आपको पता होगा कि 47 में भारत आज़ाद होता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है लगभग आप देख सकते हो लगभग 300 साल का जो टाइम पीरियड है। तो इतना साल तक भारत जो है किसी के अंडर में रहा और इसको आज़ाद होने में बहुत ज़्यादा समय लगा। गांधी युग के बाद आप आज़ादी देखोगे, उससे पहले भी आपको जो है आपको देखने के लिए मिलेगा आज़ादी का बहुत लंबा दौर दिखेगा, जिसमें झांसी की रानी से लेकर मंगल पांडे और आगे भी तमाम बहुत सारे राजाओं का इसमें हाथ था। तो बोला गया है कि अगर पूछेगा बताइए राष्ट्र की जो पहचान का निर्माण कैसे हुआ, कम समय में ज़्यादा समय में, तो क्या बोलोगे लंबे समय की यह प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, क्वेश्चन आएगा कि बताइए हमने देखा कि कोई भी राष्ट्र का जो पहचान बना और या मैं बोलूँगा एक राष्ट्र का जो निर्माण हुआ तो उसके लिए बहुत लंबा प्रक्रिया हुआ था। तो क्या भारत में जो राष्ट्रवादी भावना का जो विकास हुआ या भारत में राष्ट्रवादी भावना का जो चेतना का विकास हुआ आखिर वो कैसे हुआ, इसके बारे में कभी क्वेश्चन पूछते तो आप क्या बताओगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे माय डियर फ्रेंड, तो क्या था कि दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर क्या हुई जुड़ी हुई थी। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर भारत में राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ तो ये कब हुआ, जब लोग क्या करने लगे औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन शुरू किए। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये उपनिवेशिक क्या होगा, तो उपनिवेश से बना है उपनिवेशिक। तो उपनिवेश का अर्थ क्या होता है कि ऐसा राज्य जो क्या होगा गुलाम होगा, ऐसा राज्य जो क्या होगा गुलाम होगा। तो आपको पता होगा कि भारत पर किसका शासन था, अंग्रेजों का था। अब अंग्रेज जो थे, अंग्रेज क्या हो गए हमारे उपनिवेश हो गए, हमारे क्या हो गए उपनिवेश हो गए, मतलब अंग्रेजों का हम क्या हो गए उपनिवेश हो गए और वो हम पे शासन करते थे, इसलिए अंग्रेज लोग क्या हो गए हमारे उपनिवेशक हो गए। क्या हो गया हमारे उपनिवेशक हो गए। जैसे बोलेंगे पंडित क्या हो गया, नाम हो गया, पंडिताइन क्या हो गया उसका काम, पंडिताइन पंडित पूजा करने उसका काम हो गया। तो पूछेगा भारत क्या था, तो भारत एक उपनिवेश था और उसका उपनिवेशक देश कौन था, तो आप क्या बोलोगे ब्रिटेन था। तो जब भारत में उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन का जब अग्रसर होता है, जब शुरुआत होता है, तो उसी के साथ साथ क्या होता है माय डियर फ्रेंड, राष्ट्रवादी भावना का प्रचार होना शुरू हो जाता है। साथ ही लोग औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान ही लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। अब कहा गया कि देखो अकेला चना कभी भांडा नहीं फोड़ सकता। यानी कि एक अगर मिट्टी का बर्तन है, उस मिट्टी के बर्तन में अगर हम लोग एक चना रख देंगे तो क्या मिट्टी का बर्तन फूट सकता है क्या, आप बोलोगे नहीं। लेकिन अगर पूरे मिट्टी के बर्तन में अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चना डाल देंगे, सूखा चना डाल देंगे और उसको पानी में भिगो देंगे, तो जैसे वो चना फैलेगा वो हंडी फोड़ सकता है। तो यानी कि जब औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन चल रहा था तो उसी दौरान क्या हुआ कि लोगों के बीच में एकता आया और उसी एकता के कारण जो है ये जो एक राष्ट्रवादी भावना का जो विचारधारा है वो लोगों के मन में क्या हुआ जाना शुरू हुआ। साथ ही साथ उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने, देखो यहाँ पे क्या होगा, ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। और ये जो इतना ज़्यादा जो लोग कष्ट कर रहा था, यानी कि कष्ट दे रहा था उपनिवेश, हमारे जो उपनिवेशक देश थे, तो उसके चक्कर में लोग जो है एकत्र होना शुरू हुए और एकत्र होते होते क्या क्या कर जाते हैं माय डियर फ्रेंड, तो एक साझे परिवृत्ति के रूप में काम करना शुरू करते हैं और देश को क्या करते हैं, आज़ाद दिला देते हैं। आगे देखोगे, परंतु हर वर्ग और हर समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक समान नहीं था। साथ ही इन समूहों का अनुभव भी क्या रहा, अलग अलग रहा। अब सिंपल सा बात है, जो लोग ऐसे वर्ग के थे, जो लोग राजा से सटे हुए थे, यानी कि राजा के लिए काम करने वाले वर्ग थे, जैसे सामंत वर्ग हो गया, या मैं बोलूँगा कि जो सैनिक वर्ग हो गया, जो मंत्री वर्ग हो गया, तो ये लोग तो ऑलरेडी बात है, जिस तरह राजा को फैसिलिटी मिलता था उस तरह आपको भी फैसिलिटी मिलता होगा। लेकिन जो लोग गरीब किसान थे उसको तो प्रॉब्लम होता होगा ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जो लोग अमीर था या जो लोग ऐसे जो अलग अलग वर्ग के जो लोग थे, तो अलग अलग वर्गों में जब अलग अलग तरह का उत्पीड़न और कष्ट होता था तो जाहिर सी बात है कि उन समूहों के लिए जो राष्ट्रवादी भावना है वो अलग अलग तरह का अलग अलग विचार का होगा।
साथ ही देखा जाए तो जो सबसे मुख्य जो काम किया गांधी जी ने किया था, तो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने, देखो यहाँ पे नहीं होगा, कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके, यानी कि जो अलग अलग वर्गों के जो अलग अलग समूह थे उनको इकट्ठा किया और एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, और इस प्रकार भारत में राष्ट्रवादी भावना का क्या होता है, विकास हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जिस तरह दूसरे देश उपनिवेशवाद का बखान कर रहे थे, और जब औपनिवेशिकवाद का यानी कि जो देश गुलाम था, जब उनका विरोध होना शुरू होता है, तो उसी के साथ साथ क्या होता है कि हमारे देश में भी इसी तरह का आंदोलन हुआ था। अब इस आंदोलन में जब आंदोलन होना शुरू हुआ तो जब अलग अलग वर्ग के जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि भाई अलग अलग शासकों के लिए और अलग अलग तरह से मोर्चा निकालते हैं और आपस में मिलकर एक एकता का भाव खड़ा कर देते हैं। और जो राजाओं के द्वारा, या मैं बोलूँगा कि जो हमारे औपनिवेशिक जो देश थे, जो ब्रिटेन हमारा जो देश था, उसका जो उत्पीड़न हो रहा था, जिस तरह का वो लोगों के लिए काम करता था, मारता था, पीटता था, कर वसूली करता था, तो उसको देखकर जो अलग अलग तरह के जो अलग अलग वर्ग के समूह जो होते हैं वो लोग एक विचार में बन जाते हैं कि भाई मुझे आज़ादी चाहिए, हमें राष्ट्रवाद चाहिए, और वो क्या करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। और ये जो अलग अलग समूहों में अलग अलग तरह की जो भावनाएं देखने के लिए मिला, क्योंकि अलग अलग समूह में अलग अलग था। तो इसी के चलते क्या हुआ कि आंदोलन जो है लंबा खींचा, और ये आंदोलन को मुख्य रूप से जो आगे बढ़ाने का काम करते हमारे कौन करते हैं, गांधी जी करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो अलग अलग तरह के जो समूह के वर्ग के लोग हैं उनको इकट्ठा करते हैं और भारत में राष्ट्रवादी भावना का क्या करते हैं, विकास करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा तो आराम से कहेंगे। अब अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे पहला विश्व के युद्ध के बारे में, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोग के साथ करते हैं। आप लोग को पता होगा कि आप लोग तो पढ़ रहे हैं भाई, बहुत अच्छा बात है, पढ़ाई कर रहे हो, मुझे भी लगता है कि आप लोग पढ़ाई करो, अच्छी बात है। अब बात रहा कि कैसे पढ़ाई करोगे, तो अगला एक वीडियो में लूँगा जिसमें मैं आपको उन सारी चीज़ों पे बात करूँगा। लेकिन अभी बात रहा कि अगर आप देखोगे तो जो एसएसटी में पढ़ा रहा हूँ, एसएसटी में आपको पता होगा कि मैं बात करूँ तो आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाऊँगा। साइंस में अगर अभी देखा जाए तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिलेगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री सूरज से लेंगे, बायो में लूँगा, और इधर आपको पता होगा कि मैं और दामोदर सर ले रहा हूँ, और साथ साथ आपका मैथ भी चल रहा है, जो मैथ आपका सूरज सर जी ले रहे हैं। तो अगर आपको साइंस का और आपको एसएसटी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ साइंस और एसएसटी का, तो आपको अगर आप अकेला अगर साइंस का लेते हो तो आपको 299 रुपये यानी कि 300 रुपये आपको पे करना होगा। और अगर आप केवल एसएसटी का लेते हो तो आपको 299 रुपये पे करना होगा। यानी कि ओवरऑल देखोगे तो आपको लगभग 600 रुपये आपको क्या करना होता है, पे करना होता है, अगर साइंस और एसएसटी का लोगे अलग अलग। लेकिन अगर आप अभी लेते हो, और अभी मैंने पहले बोला था कि 50 बच्चों के लिए ऑफर है, लेकिन अगर आप अभी ध्यान दोगे तो लगभग 40 बच्चों ने ये खरीद लिया है पीडीएफ, केवल और केवल 10 बच्चों के लिए अभी ऑफर सीमित है। अगर आप अभी लेते हो तो आपको साइंस का और साथ ही साथ आपका जो एसएसटी है उसका जो पीडीएफ है आपको केवल और केवल 500 रुपये में मिलता है। कितना मिलेगा, 500 रुपये में लगभग 40 से 45 आपको चैप्टर मिलेगा, जिसका नोट्स आपको दिया जाएगा। और नोट्स आप देख लोगे तो आप बोलोगे नहीं सर वाकई में आपने नोट्स करवाया है, और इस नोट से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। साथ में अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आपको एक नंबर मैं दे रहा हूँ 7717704978, इस पर आप कॉल करना, आपको पीडीएफ की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।